गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ्स। एंड आई नो आपका लेक्चर ये काफ़ी लेट रिकॉर्ड हो रहा है, सो आई एम रियली सॉरी गाइस। थोड़ा सा टाइम मिस मैनेज हो जाता है, इस तरह से अगर चीज़ें हो जाती हैं तो, बट प्लीज़ ट्राई टू डू मैनेज। एंड चलिए हम आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं। एंड यस, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स क्लास, एक कोई स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूँगी अभी उस लड़के का यहाँ पे। रीज़न इज़ दैट काफ़ी सॉरी उसने बोला है, फिर शायद उसने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, फिर प्लस उसकी हरकतें हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि उसकी फैमिली तक सब तक पहुँचे वो चीज़ें, बट अभी नाम लेने के पीछे रीज़न सिर्फ उसका इतना सा है कि मैं उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं करना चाहती कि उसका करियर ख़राब हो जाए, या अगर वो सुधर सकता है तो वो स्कोप भी ख़त्म हो जाए। तो सिर्फ इस वजह से मैं उसका फ़िलहाल नाम नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपकी जो है मेरे पास प्रोफाइल है, मैं उसको शेयर कर सकती हूँ हर जगह मीडिया पे या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी प्रोफाइल दे सकती हूँ। आपने ग्रुप में एक लड़की को बहुत परेशान किया है, तो ये आपके लिए और सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है कि डोंट डू दिस काइंड्स ऑफ एक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये सोच के कि आपका करियर है आगे और आपने इतना सॉरी बोला है, तो और शायद आपने शर्मिंदगी में अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, तो शायद आप आगे थोड़ा सुधर जाएं और इस तरह की हरकतें दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो ट्रस्ट मी, आई विल सू यू, ठीक है। एंड जस्ट द रीज़न कि मैं अभी फ़िलहाल आपका नाम यहाँ स्क्रीन पे या आपकी प्रोफाइल यहाँ पे चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर कैरियर। हो सकता है 1% आपको शर्म आ गई हो और आपने सोच लिया हो कि हाँ भाई मैंने गलत किया है, मेरी भी बहनें हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे भी घर में लड़कियां हैं किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो ना तो 100% वो लौट के आपके ऊपर आता ही आता है। किसी भी तरह से आपकी फैमिली की लड़की के ऊपर वो आएगा ही आएगा। वो अलग बात है वो लड़की आप तक वो बात पहुँचाए ना पहुँचाए, आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन जो भी अगर आप बाहर किसी के साथ करते हो ना तो 100% वो आपके घर में आपकी लड़कियों के साथ होता ही होता है, ठीक है। टिट फॉर टैट तो होता है। ऊपर भगवान है, उसका न्याय है, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप बोलते हो उसका न्याय है, और वो होता ही होता है, ठीक है, हर हाल में होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ या आपका प्रोफाइल नहीं दिखा रही हूँ, बिल्कुल पब्लिक नहीं कर रही हूँ अभी आपकी चीज़ें, सिर्फ इसलिए ताकि आपका सुधरने का जो थोड़ा सा स्कोप आपने दिखाया है अपनी तरफ से, इतना सॉरी या रिग्रेट बोल के वो आप कर पाएँ और थोड़ा सा अपने अंदर सुधार ला पाएँ। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, सुधार तो बहुत सारा लाने की ज़रूरत है आपको, पर दिस इज़ द थिंग। एंड अगर आगे से इस तरह की कोई भी चीज़ मेरी नज़र में आएगी तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर एवरीबडी। आई विल डू द थिंग्स पब्लिक, एंड जो भी आपकी डिटेल्स मेरे पास रहेंगी अवेलेबल, क्योंकि होती ही हैं, मिल जाती हैं सब, और मैं उन सब का यूज़, आपका सारा प्रोफाइल वगैरह पब्लिक कर दूँगी। एंड देन फिर आप जाने और पुलिस जाने, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम दैट, कि सिर्फ आपका जो आपने लास्ट में इतना सॉरी बोला है एंड आपने वो जो डिलीट कर दिया है अपना अकाउंट शर्मिंदगी में एंड ऑल उस चीज़ में, सिर्फ इस वजह से अभी आपका प्रोफाइल पब्लिक नहीं किया है मैंने, अदरवाइज़ मैं कर देती। सो एंड यस, हेड्स ऑफ टू द गर्ल, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द गर्ल टू हियर, क्योंकि लोग क्या होते हैं फिर उस लड़की को ढूंढने लग जाएंगे कि अच्छा कौन लड़की है कौन लड़की है। बट हेड्स टू ऑफ टू दैट गर्ल, उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने बोल दिया आके सबको, मतलब ग्रुप में इतनी वाहियात बातें उस लड़के ने लिखी थी और उस लड़की ने आके बोल दिया, ये बहुत बड़ी एक बात है। लड़कियां चुप रहती हैं तो उनके साथ फिर लोग करते हैं बदतमीजी। आपने बहुत अच्छा किया वो आपने बोल दिया है यहाँ पे। बाकी दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट टू से गाइज के, हेड्स ऑफ टू द गर्ल, यू डिड अ कमेंडेबल जॉब यार, और आपने बहुत सी लड़कियों को इंस्पायर कर दिया होगा ग्रुप में शायद। एंड मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर कभी भी लाइफ में आपको कुछ भी इस तरह का हरासमेंट, कोई भी हरासमेंट, कम ज़्यादा छोटा बड़ा, बाहर से घर से कहीं से भी कुछ भी फील होता है तो स्पीक अप बोलो। जब तक नहीं बोलोगे कोई नहीं सुनेगा, फैमिली में नहीं सुन रहा है बाहर आके बोलो, किसी से भी बोलो, बट स्पीक अप गाइस, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ।
एंड द लेक्चर इज़ द पोलराइजेशन। मैंने बताया है जैसे आपको कि हम वेव ऑप्टिक्स में आज पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन। इसमें से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने देखा है, वो कुछ शुगर सॉल्यूशन से रिलेटेड रहता है कि आपका शुगर सॉल्यूशन में से पास किया जाएगा रे तो क्या आ जाएगा, वो उस तरह से थोड़ा सा मोल्ड कर दिया गया क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, हर जगह वही यूज होना है। तो चलिए पहले आपको मैं बताती हूँ कि हमें पोलराइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, ठीक है, आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, इसके मैंने क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं, प्लीज़ डू ट्राई देम। उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी जो लाइट है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है, वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन अब जब आप जानते होंगे कोई भी वेव आपकी ट्रैवल करती है तो वो दो तरह से ट्रैवल कर सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दो तरीके हैं कोई भी वेव के ट्रैवल करने के। बाकी ये क्या है ये हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जाएंगे ना, तब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो हमारी वेव या तो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से मूव करती है या ट्रांसवर्सल तरीके से। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही मेथड से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारी जो लाइट है वो हमारा वेव का फॉर्म है। बाकी वो किस तरह से मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल मूव करता है, ट्रांसवर्स मूव करता है, या किस डायरेक्शन में मूव करता है, हमें वो भी नहीं पता चल पा रहा है। तो लाइक सपोज ये हमारे पास एक लाइट थी, लाइट का सोर्स था, तो अब ये इधर भी जा सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब सपोज आपको किसी भी तरह से पता चल जाता है कि आपकी ये जो लाइट है ये आपकी सिर्फ ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, लाइक एक पार्टिकल ऐसे गया, फिर दूसरा पार्टिकल ये, तीसरा पार्टिकल ये, तीसरा चौथा पार्टिकल ये, तो इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एक बार मैं प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ एक डेफिनेशन के साथ कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है या अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अच्छा गाइस, रियली सॉरी कि लेट हो गया है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा, और हो सकता है शायद कल का भी लेक्चर आप लोगों को लेट ही मिल पाएगा, लाइक 2:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट, आप लोग देख सकते हैं। कल का भी लेक्चर शायद लेट ही आए क्योंकि 2 दिन मैं थोड़ा सा हूँ बिजी कहीं। 1 सेकेंड, हो जाओगे क्लियर कैमरा जल्दी। टफ होता है यार रात को लेट रिकॉर्डिंग करना, लेट नाइट। अभी मैं आपको बताते एग्जैक्ट डेफिनेशन एक बार पोलराइजेशन की लिखवा देती हूँ क्या होता है, ताकि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टेड वाइब्रेशन in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization of light, ठीक है। इससे आपको समझ में आया कुछ कि क्या है। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ सिंपल सा, इसमें क्या होता है कि जो आपकी वाइब्रेशन ऑफ लाइट होती है, लाइक आपका लाइट मैंने क्या बताया, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। लेकिन क्या करते हैं हम पोलराइजेशन के केस में, हम जो वाइब्रेशन है लाइट की उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। आपकी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, आप उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में लाइट का जो वाइब्रेशन है उसको फिक्स कर देते हो। लाइक इस तरफ लाइट जा रही है, इस तरफ आपकी वेव जा रही है, तो आप ऐसे उसको फिक्स कर देंगे, एक मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, एंड उससे आपका पोलराइजेशन हो जाता है। बेसिकली आप इस तरह से समझिए, लाइक आपकी ये लाइट है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है। अब इसको मैंने यहाँ पर, अच्छा पोलराइजेशन करने का भी ना एक मेथड होता है, लाइक आपको एक पोलराइट की ज़रूरत होती है, वो बताऊंगी अभी, लेकिन अभी समझ लीजिए ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू से लाइट निकलती है, और इस ऑब्जेक्ट का क्या काम है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको ये पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज योर द फंक्शन ऑफ दिस स्लैब। तो अब यहाँ से सपोज ये लाइट निकल कर आती है, और अब क्या होगा, इस ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करेगा, और ये कन्वर्ट कब होता है हमारा, कि जब हमारी वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर
हम वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अब सपोज हमारी वेव ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ऐसे जा रहा है, तो एक परपेंडिकुलर इसका ये हो गया, दैट इज़ 90 डिग्री, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपको वो इस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपकी जो है उसकी जो क्या है वाइब्रेशन। तो इससे निकलने के बाद आपकी क्या आएगी, ये वाली शेप। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ द पोलराइजेशन। क्या मतलब है पोलराइजेशन या का, कि आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जो आपकी हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, उसको किसी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द पोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं स्लैब की। ये स्लैब की है, ठीक है। इस स्लैब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलराइजर या पोलराइड भी। आपने शायद 11th-12th में पढ़ा होगा इस चीज़ को। अब एक सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड गाइस, है बीच में जो लाइट को पोलराइज करता है उसे हम कहते हैं पोलराइजर। अच्छा, अब ये कौन कौन सा होता है, देखिए, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा पोलराइजर है। तो एक तो है इसमें टूरमैलाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, ये तीन है। इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। पोलराइड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए हम इसको ही पोलराइड करके बोल देते हैं। बाकी पोलराइजर उस स्लैब को बोला जाता है एक्चुअल में, और वो तीन तरह की हमारी होती है, एक टूरमैलाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म एंड आपका पोलराइड। ठीक है, इस और एक कोई डी ऑप्शन एक्स्ट्रा कुछ लिख कर दे सकता है आपको, लाइक रेडियम दे देगा, क्योंकि रेडियम हमारा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके, और दूसरे इफेक्ट्स में यूज़फुल होता है रेडियम। तो इस तरह के लिख कर दे देता है वो, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से पोलराइजर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज टॉपिक उस पर और चलते हैं हम। एक सेकेंड, एक और टर्म आप देखिए, एनालाइजर। ठीक है, व्हाट इज एनालाइजर। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है वेव, उसी डायरेक्शन में हमने एक पोलराइजर रखा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फिर ये जो पोलराइजर होता है, ये उस लाइट को उस लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करवाता है, और इससे हमारी वो जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड हो जाती है। यहाँ पर होती है वो पोलराइज्ड। क्रिस्टल से पास होने के बाद, पोलराइजर लिख देती हूँ मैं इसको, अब तो आपको पता चल गया है पोलराइजर है क्या है। पोलराइजर से पास होने के बाद वो लाइट आपकी कैसी हो जाती है, पोलरॉइड हो जाती है। अब क्या होता है कि ये जो पोलराइजर है, इसने सही डायरेक्शन में पोलराइज की है कि नहीं किया उसको पता, या पोलराइजेशन हो रहा है हमारा, एक सेकेंड, पोलराइज, ठीक है, सही डायरेक्शन में पोलराइज हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, इसी को ही दोबारा प्लेस करते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर देते हैं हम, लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पहले स्ट्रेट था, अब थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब हम इसके बाद चेक करते हैं, अगर हमने डायरेक्शन चेंज करी है तो अभी भी हमारा बाहर कोई लाइट आती है क्या। अब आप खुद समझिए, सोचिए कि अगर आपको सपोज मैं एक स्लैब देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइट क्रॉस करती है, और इसमें यहाँ पर ये एक होल है, तो इस होल में से यहाँ लाइट निकल कर आपकी यहाँ बाहर आ गई। उसके बाद मैं एक देती हूँ आपको, या लाइट छोड़िए, लाइट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज ये एक है, टंकी है कोई, ये ठीक है, ये कोई टैंक है आपका। लाइट से कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे गाइस क्योंकि वो फैलती है ना, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस टैंक में से आपका सपोज यहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है, वाटर इधर से एक पाइपलाइन है उससे फ्लो होकर आ रहा है यहाँ पर। अभी टैंक में हमने देखा यहाँ पर हमारी ओपनिंग है टैंक में, ठीक है, तो उस वाटर से इस ओपनिंग में आ जाएगा पानी, अब वो इसमें से यहाँ फ्लो कर आ रहा है। फिर सपोज यहाँ पर एक और पाइप लगा रखा है हमने, एंड उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक और सेम टैंक ऐसे ही रखा, सेम यही टैंक हमने यहाँ रखा, बस हमने क्या करा, इसको थोड़ा ऊपर रख दिया, यहाँ रख दिया हमने इस टैंक को। अब क्या हुआ कि हमारा ये चीज़ ऊपर यहाँ पहुँच गया जो ओपनिंग थी। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पानी यहाँ से फ्लो होकर आ रहा था,
यार आज कोई और पेन का कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा वाइट के अलावा। खैर चलिए ये देखते हैं। अगर इधर से वाटर फ्लो होके आ रहा था, फिर ये आपकी टैंक की ओपनिंग में से भी ये फ्लो करके गया, हो गया चेंज। टैंक की ओपनिंग में से भी ये फ्लो करके गया यहाँ पे, और फिर यहाँ इधर भी ये यहाँ पर फ्लो करा। लेकिन अब ये क्या, ये आगे यहाँ पर फॉल करेगा क्या वाटर? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक तरह से दीवार आ गई। यहाँ पे लीक होता रहे वो अलग बात है, बैक फ्लो कर जाए उसके बारे में नहीं हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाहर नहीं आएगा ना हमारा पानी, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वो चेंज कर दी। अब सपोज अगर पानी यहाँ से एक लाइन में आने की बजाय पानी यहाँ सब जगह फैला हुआ होता, तो आपका वो इधर वाली आउटलेट से ही बाहर आ जाता। आप रिजर्वायर का एग्जाम्पल अगर देखते हैं, हमारा ये पूरा एक शेड है, यहाँ पर हमारी वाटर की फिलिंग है बहुत सारी, यहाँ से हमने ओपन करके एक पाइप निकाल दिया, ठीक है। अब क्या किए करते हैं हम, ये पाइप यहाँ से ओपन होकर आता है आपका किसी भी तरह से, और उसके बाद यहाँ पर हम एक और सेम वॉल रखा देते हैं, और उसमें हम ओपनिंग यहाँ दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया इस तरह से, ये बन गया। तो अब यहाँ से तो वाटर होकर आ रहा था आपका, लेकिन अब आप बताइए इधर आएगा क्या वाटर? नहीं आएगा, क्योंकि वो जो ओपनिंग यहाँ थी ना, वो ओपनिंग अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। ये जो ओपनिंग यहाँ पर थी ना, ये ओपनिंग यहाँ से आके अब आपकी, ये ओपनिंग आपकी, ये जो यहाँ थी वाटर की ओपनिंग, ये यहाँ से ओपनिंग यहाँ शिफ्ट हो गई, तो पानी अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा ना। तो सिमिलरली अगर आपकी अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से निकली तो उसको एक डायरेक्शन मिल गई। अब अगर इसी डायरेक्शन में उसको आगे हम सेम रख देते इसी तरह से, तो वो आगे क्रॉस करती, लेकिन हमें डायरेक्शन चेंज करती, मतलब अब वो इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकती। अब अगर वो इस डायरेक्शन में होती तो बढ़ जाती, मगर इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेगी वो, क्योंकि हमने पोलराइज़र की जो है उसका रखने का तरीका बदल दिया। तो ये जो हम दूसरा वाला पोलराइज़र रखते हैं ना यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एनालाइज़र। बाकी इसकी डेफिनेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उस सब में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ समझाने के कॉन्सेप्ट के लिए बताया था कि पोलराइज़र क्या होता है, जो हम फर्स्ट रखते हैं, जो आपकी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। एनालाइज़र जो हम सेकंड स्लैब लगते हैं, जिससे हमारा फाइनली कंफर्म हो जाता है कि हाँ जो हमारा जो था पोलराइज़र था वो सही रखा गया था। अच्छा, अब अगर आप बताइए मुझे, इसको ऐसे रखने की बजाय हम दोबारा इसको जब हमने यहाँ रखा, हमने इसको टेढ़ा कर दिया, अब सपोज इसको हम सीधा ही रख देते, तो हमारे इस पर क्या फ़र्क पड़ता? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइट फिर ऐसे सीधी निकलती रहती। वो तो यही हो गया ना, लाइक अगर मैं ओपनिंग यहाँ की बजाय यहाँ ओपनिंग दे देती, तो ये पानी फिर ऐसे सीधा जाता जाता है, फिर कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो दिस इज द थिंग, ओके। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारे पोलराइजेशन के मेथड क्या क्या हैं। देखिए गाइस, मेथड बहुत सारे हैं, हम उस समय नहीं जाएंगे, रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम के लिए बिल्कुल भी, फालतू में उसको सिर्फ टाइम वेस्ट कराना होगा पढ़ाना उसको। सिर्फ यहाँ से एक दो फॉर्मूलाज बनते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। ये आपका एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइजेशन। कुछ नहीं है, मतलब आपका जो ऐसा होता है, जब आपका पोलराइजिंग एंगल वो होता है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस एंगल से आपकी लाइट जो है वो एंटर करती है, और उस पर आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, जिस एंगल से आपकी आई, सपोज ये है आपका स्लैब, इस पर एक लाइट ने, ये आप ये ले लीजिए, यहाँ पर ये बेस लाइन ले लीजिए, इस पर ये एक लाइट ने एंटर किया, तो जिस इसने एंटर किया जिस एंगल से, और उस एंगल पे एंटर करने के बाद जो आपकी रिफ्लेक्ट होती है इसके बाद लाइट यहाँ पर आगे, ये आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होती है। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। अब पोलराइजिंग एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं? थीटा पी से, ठीक है। थीटा पी से हम किसको डिनोट करते हैं? अपने पोलराइजिंग एंगल को। अच्छा,
अब क्या होगा, हमारा इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आपका जब वो एक मीडियम से रेयर मीडियम से अगर वो डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो आपका जो होता है वहाँ पर आपका मीडियम चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल। खैर उस सब में भी मत जाइए, सिंपली ये जो स्लैब है स्लैब का आपको रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा होता है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव एंगल इक्वल्स टू tan थीटा। ये है आपका पोलराइजिंग एंगल का एक मतलब एक काइंड ऑफ डेरिवेशन निकल कर आता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पोलराइजिंग एंगल निकालना हो तो यू कैन राइट इट लाइक दैट, tan इनवर्स म्यू। सो दिस इज योर पोलराइजिंग एंगल। ओके, अब इसमें आपका सपोज अगर आपकी जो लाइट है वो आपकी पार्शियली पोलराइज होती है, ठीक है, सपोज पार्शियली पोलराइज होती है, आपको पता कैसे चलेगा आपकी लाइट पार्शियली पोलराइज हुई है या फुल्ली पोलराइज हुई है? मैंने बताया ना, हम एनालाइजर लगाते हैं चेक करने के लिए, और अगर उसको हम घुमाकर लगा देते हैं सेम स्लैब को और यहाँ पर आगे कोई लाइट नहीं मिलती, मतलब आपकी फुल्ली आपकी पोलराइज हो गई है लाइट। इसको ये वाली सिचुएशन आपकी पार्शियली पोलराइज वाली सिचुएशन आपकी कब आती है? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है आपका पोलराइजिंग एंगल के, ठीक है। गाइस ये चीज़ अलग है, ये पता है आपका रिफ्लेक्शन बाय मेथड्स हैं बहुत सारे, कि रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्रैक्शन मेथड, उसमें आपका ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। खैर ये चीज़ होती है आपकी जब आपका रिफ्रैक्टेड रे बिकम पार्शियल। खैर ये आपके ना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देती हूँ बस। रिफ्लेक्टिव लाइट जब आपकी पोलराइज होती है पार्शियली तब आपका इक्वल होता है। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड और आपकी रिफ्रैक्टेड दोनों की दोनों ही अगर आपकी पार्शियली पोलराइज्ड है तो आपका इंसिडेंट एंगल जो होता है वो मोर देन आपका जो होता है पोलराइजिंग एंगल होता है। एंड अगर इन केस किसी भी तरह या तो आपका मोर देन होगा या आपका लेस देन होगा, अगर आपकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टिव दोनों की दोनों ही आपकी लाइट पार्शियली पोलराइज्ड है। और अगर आपकी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों ही लाइट अगर आपकी जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ रही है ना बाद में जाके, तो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू आपका पोलराइजिंग एंगल होता है। खैर इस सब में अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने का, वो मैंने ये एक पॉइंट लिखवा दिया था इसलिए मैंने बाकी का पूरा बता दिया, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन तो एक ही है, इसी से दूसरा बना है, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो भी हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग दिस पोलराइजेशन, और उसके बाद वी विल एंड द चैप्टर। वी हैव 3 or 4 मोर फॉर्मूलाज। ओके, पहला हमने क्या देख लिया, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब है, ठीक, और ये हमारा कितना आ गया tan थीटा, ठीक है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स 1/μ है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब वो होगा बेसिकली जिस पॉइंट के बाद आपका वो पोलराइज कर जाएगा। तो इसको बस याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आपसे कई बार क्रिटिकल एंगल पूछा जाता है एग्जाम में, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं IC से। तो ये कब होगा आपका IC के इक्वल कब होगा, ये मैंने क्या बताया आपको, म्यू इक्वल्स टू साइन आई 1/sin IC, सॉरी इनवर्स आता है ना वो, ये यहाँ पर इनवर्स आता है और ये 1/μ हो जाता है, इसीलिए 1/sin IC। दिस इज अनदर फॉर्मूला। ओके गाइज, इसको आप चाहे तो IC की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो उसको भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे IC की फॉर्म में लिखने के लिए, पहले आप इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/μ और इधर आ जाएगा आपका sin IC, ठीक है। इन्वर्स कर देंगे तो आपने इन्वर्स कर दिया, ये आ गया। अब आप साइन को इधर ला सकते हैं, तो अगर आप इधर ले आएंगे तो आ जाएगा आपका साइन इन्वर्स 1/μ
इक्वल्स टू वाई सी। ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एक पॉइंट और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले, स्नेल्स लॉ एक पढ़ा होगा आपने, जिसमें आपने सीखा होगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स में जनरल फॉर्मूला होता है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपका जो है वैलिड होता है। ठीक है, और इसमें आपका साइन थीटा पी इक्वल्स टू साइन आर थीटा आर हो जाता है। साइन थीटा पी इक्वल्स टू साइन थीटा आर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अगेन हमारा इक्वल, हमने क्या पढ़ा था, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा tan थीटा पी पढ़ा था हमने अभी यहाँ पे। इसको अब हम tan को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा पी अपॉन में कॉस थीटा पी, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी, अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा पी अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि एक ये पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम ये हमें एक फॉर्मूला पता था, और एक हमारा फॉर्मूला और बनता है जो कि स्नेल्स लॉ से ही हमारा ड्राइव होकर आता है। ये स्नेल्स लॉ जो बताया ना मैंने आपको, इसी से ही ड्राइव होकर आता है। म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा पी अपॉन में साइन थीटा आर। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा म्यू की वैल्यू आ रही है साइन थीटा पी बाय साइन थीटा आर, ये वैल्यू आ रही है हमारी बाय स्नेल्स लॉ। सिमिलरली म्यू हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से अगर हम चलते हैं तो हाँ आता है हमारा साइन थीटा पी अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा पी, ये आ जाता है। इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा थीटा आर है वो हमारा 90 माइनस थीटा पी के इक्वल है। हम लिख सकते हैं थीटा आर इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा पी। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा आर प्लस थीटा पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इसमें यूजफुल एक रिजल्ट है, एक इम्पॉर्टेंट। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 90 डिग्री है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल आपका पी लिख देती हूँ इक्वल्स टू 90 डिग्री है। या हो सकता है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस, ये जो क्रिटिकल एंगल निकाला है ना, ये आपका 90 डिग्री है। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपको कुछ भी चीज़ दे सकती है। तो दीज आर द 2-3 फॉर्मूलाज विच आर इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद एक और देखते हैं हम फॉर्मूला विच इज़ लाइक द लॉ ऑफ मैलस। अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा आपको याद हो, लॉ ऑफ मैलस क्या है, लॉ ऑफ मैलस क्यों है, क्या है डेरिवेशन, हम उस सब में नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ कि ये हमारी बात करता है इंटेंसिटी की, कि आपका स्लैब से पास हो रहा है तो कितनी इंटेंसिटी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा डेरिवेशन वगैरह में आप जाना चाहें तो कर सकते हैं इसको, बट रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं यहाँ करा नहीं रही हूँ। इससे आपको देखो एक चीज़ ये पता चलती है कि जो आपकी इंसिडेंस होता है, जो आपका एंगल, जो आपकी इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। थीटा क्या है, थीटा आपको जो क्वेश्चन में थीटा दे रखा होगा ना, वही थीटा होता है, बाकी वो कुछ नहीं होता है। मैं समझा देती हूँ आपको कि हमने एक पोलराइज़र से पढ़ा था, उसके बाद हमने एक एनालाइज़र भी पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कहीं ले जाके मैच करते हैं, लाइक इसका और ये इसका, ये एंगल अगर हम कहीं ले जाके मैच करते हैं तो ये जो एंगल होता है ना, इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है। और इसी, ये जो बनी है हमारी फिगर, इसी ये जो फिगर बनी है, इस फिगर की हेल्प से हमारी ये इक्वेशन ड्राइव होती है, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड दैट इक्वेशन, तो अभी हम उस सब में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा याद हो
अच्छा, इसमें ही आपका अगर इसको हम ए से डिनोट करते हैं तो ये आपका फाइनली ए कॉस थीटा बन जाता है। ये जो आपका ये होता है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर ये ए होता है हमारा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपका ये आई की जगह एक और नया फॉर्मूला निकल कर आता है। आई नॉट की जगह जो हम लिख देते हैं के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे हम ये भी कहते हैं कि आई नॉट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। बाकी थोड़ा सा इसका डेरिवेशन टाइप है, बट वी डोंट रिक्वायर दैट डेरिवेशन। तो ये बस ये दो रिजल्ट याद कर लेना। एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैं शुगर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बता रही हूँ ना, वो शायद जितना मुझे याद आ रहा है वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। बाकी मैं उसको चेक करके आई विल लेट यू नो कि वो कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड था, ठीक है। अभी हमने आज की क्लास में 3-4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। अच्छा, इसको आप हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख कर देते, सॉरी, कि आई टू इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम ही चीज़ है, बस आई को I2 लिख दिया, आई नॉट को I1 लिख दिया। तो मैं इसको इरेज करती हूँ गाइस, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। मैं पॉज करती हूँ। चलिए, तो गाइस अब इतने मैंने आपको क्वेश्चंस ये फॉर्मूलाज लिखवा दिए। एक बार मैं उनको सारे फॉर्मूलाज को समराइज कर देती हूँ एक ही जगह पर, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने जो पढ़ाया है यहाँ पे आपको, वो ये है। ये टाइम चल जाए आज की डेट में तो मैं आपको पढ़ा दूँ ज़रा। एक तो वैसे ही इतना लेट लेक्चर हो रहा है, ऊपर से ये नौटंकी दिखा रहा है। चल जा भाई, पॉज कर दूँगा इस वीडियो। अच्छा, पता है आप में से कोई पूछ रहा था शायद कि मैम आप वीडियो क्यों पॉज कर देते हो बीच में। रीज़न उसका ये है यार, देखो अभी मैं अगर इसको चलने दूंगी ना तो कई बार ये 2-2, 3-3, 5-5 मिनट ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में वो आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा कि आप 5 मिनट तक खाली बैठे हुए हो वीडियो के आगे। फिर आप स्किप करने का ऑप्शन है, लेकिन वो कितना स्किप करें, कहाँ तक स्किप करें, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि वो जब तक बोर्ड काम नहीं करता है मैं आपका पॉज कर देती हूँ वीडियो। अब ये चल गया तो उसको लिख देती हूँ। एक मैंने पहले आपको ये बताया, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा पी। क्या चीज़ क्या है आपको बता चुकी हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब एंड दिस इज द पोलराइजिंग एंगल। दूसरा मैंने आपको बताया म्यू इक्वल्स टू 1 में साइन आई सी, ये आपका क्रिटिकल एंगल और ये अगेन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा मैंने आपको बताया कि हम म्यू को लिख सकते हैं इस तरह से भी, साइन थीटा पी अपॉन में साइन थीटा आर बाई यूजिंग द स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला जो फॉर्मूला देखा था, इसी से ही हमारा एक और चीज़ जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आई कि हमारा मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर पूरा, साइन थीटा पी अपॉन में कॉस थीटा पी आप लिख सकते हो। और उसके बाद अब ये देखो ओवरराइट होता रहेगा अपना, बहुत देर पहले लिखा था यहाँ मैंने, और अपना थीटा पी को अपने 90 माइनस थीटा पी कर दिया, फिर वो साइन थीटा आर हो गया। क्या कैसे हुआ वो हमने रिलेट करके देख लिया था। तो उसके बेसिस पे हमें फाइनली मिला था कि हमारा थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स और बताए थे कि आपका थीटा एंगल, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम 90 डिग्री होगा, प्लस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल आपको दे देता है तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताई थी, आप इनको ध्यान रखिएगा। और अब हम इसके बाद मूव करते हैं अपने कुछ 1-2 क्वेश्चंस की तरफ, मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छा इसका हो जाए, आपको आइडिया बहुत अच्छी तरह से, और क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। मैं अगेन वीडियो पॉज करती हूँ गाइस। फॉर अ गिवन मीडियम, एक आपको गिवन मीडियम है, द पोलराइजिंग एंगल is 60 degree, what will be the critical angle of median, critical angle of median, ठीक है। सो दिस इज द योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन है पोलराइजिंग एंगल हमें गिवन है, और हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। पोलराइजिंग एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा पी, और ये हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। अब थीटा पी के साथ हमारे रिलेशन में हमें एक फॉर्मूला ये याद है, म्यू इक्वल्स टू थीटा पी। अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलें,
या इस फॉर्मूले के साथ अभी आप मत पहुँचिए, चलिए आपको नहीं पता आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, क्या करें, कुछ नहीं पता आपको। आपको जो पूछा गया है ना, आप पहले उसको देखिए। आपसे पूछा गया है क्रिटिकल एंगल आईसी, तो आईसी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, ये बताया था अभी। और इसमें फिर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें म्यू की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए होगा जिसमें हम थीटा पी का यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकें। ऐसा सिर्फ एक यही रिलेशन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल्स टू 10/60 अब 10/60 हो गया। 60 पे क्या होती है 10 की वैल्यू, वो हाँ 60 पे क्या होती है 10 की वैल्यू, √3। तो आपका म्यू कितना आ गया, √3। अब इस म्यू की वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं। तो आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। ओके, तो ये आ जाती है आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो देखिए आईसी जो आएगा आपका, अब देखिए अगर आपको कैलकुलेटर वर्चुअल प्रोवाइड करवाता है वो, तो आपका इस तरह का कुछ इक्वेशन वो बनाकर देगा कि आपका इस तरह का आ जाएगा। अदरवाइज आपका फिर ऐसा रहता, साइन इनवर्स 1/2 आता, या साइन इनवर्स 1/√2 आता, √3/2 आता। जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ है ना 30, 45 एंड 60 डिग्री वाली, आपकी यही वैल्यूज़ देता है। अगर वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाएगा या फिर क्वेश्चन में वैल्यू देगा वो कि आपका साइन इनवर्स 1/√3 जो है वो 57.57 जो भी है, जितना भी डिग्री है, ठीक है, वो आपको लिख कर देगा। तो अब सिंस या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, या फिर एग्ज़ाम में तो या तो गिवन देगा या तो कैलकुलेटर वैसा प्रोवाइड करवाएगा साइंटिफिक वाला, या तो फिर आपको वैल्यूज इतनी इजी वाली देगा कि आप ऐसे ही उसको बता सकें। ठीक है गाइस, सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा वॉट एवर विल बी द आंसर। फिलहाल आई डोंट हैव द कैलकुलेटर और ढूंढना भी पड़ेगा। तो लेट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है हैंग करने लगा है ना आजकल बहुत, इस चक्कर में क्या होता है 1 घंटे का लेक्चर इतनी देर में जाके रिकॉर्ड होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है ऐसे टाइम पर ना। फिर अभी चलेगा, चलो अच्छा है। लाइक अब रात के 3 बजे आप रिकॉर्ड करो और उस वक्त अगर ये ना चले ना तो गुस्सा बहुत आता है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अच्छा गाइज, आप लोग ना ज़रा क्वेश्चन जब मैं लिख रही होती हूँ कंप्लीट होने के बाद ज़रा पॉज ले लिया कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दिया करिए और खुद सॉल्व करने का ट्राई किया करिए, ठीक है। डायरेक्ट से सॉल्यूशन मत देखने लग जाया करिए। एट पोलराइजिंग एंगल, what is the angle of reflection? So this is your question, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट जो है वो हमें गिवन है। ग्लास जो है आपकी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, मतलब म्यू आपको गिवन है कितना 1.5। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे इसमें पूछा गया है। तो गाइस अगर आपको याद हो तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है जितना भी, उसमें हमने एक तो ये देखा है साइन थीटा पी अपॉन में साइन थीटा आर, ये होता था आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होता था आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब सिंस देखो आप इस तरह से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंस यहाँ पे साइन साइन की वैल्यू है ना, तो अगर आपको इजी वैल्यू नहीं मिली तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा हमने क्या एक पढ़ा है, साइन थीटा आर, सॉरी साइन थीटा नहीं, नॉर्मल थीटा लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव एंगल प्लस आपका पोलराइजिंग एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी है, आप दोनों में से कुछ भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही हमने देखा कि हमें थीटा पी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हमें पहले तो ये चाहिए। तो अब अगर हमें म्यू गिवन है, म्यू हमें गिवन है 1.5 और हमें थीटा पी चाहिए, तो हम किस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं म्यू इक्वल्स टू tan थीटा पी, ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/1.5 tan थीटा पी, यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा पी tan इनवर्स 1.5।
आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू वाइज मैं आपको बता देती हूँ, आई के करीब 1.5 कितना हो जाएगा, 3/2 3/2 हो जाएगा ना, 10। और कितना आपके 60 डिग्री पे कितना जाता है गाइस, 1/√3, √3 जाता है ना, तो 1.7 आ गया। और इसको आप कट करेंगे तो 1.5 आ गया, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ये करीब करीब आपका 56 या 57 के करीब रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो थीटा पी आएगा ये या तो 56 आएगा या 57 आएगा। मैं 57 मान लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आइडिया से ही किया है मैंने ये सॉल्व, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना आएगा, मैंने 57 जस्ट फॉर रफ आइडिया मान लिया है। ओके, अब ये थीटा पी 57 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अब आप इस थीटा पी को या तो यहाँ पुट कर दीजिए, फिर आपको साइन 57 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड फिर आपका साइन थीटा आर निकलेगा, वहाँ पे फिर आपको साइन इनवर्स करना पड़ेगा, तो things will get complicated. So what will we do here? We will directly put the value of the theta p in the equation this. Okay, so let's put the value here and what you will get theta r plus theta p equals to 90 degree. So theta r plus 57 degree, theta p is the 57 degree, we have calculated the same here, equals to 90 degree. Now theta r equals to 90 degree minus 57 degree, and we can subtract this, it will be the 3, एंड कितना रहेगा 8 - 5 कितना 3 33 डिग्री। तो आपका थीटा जो आएगा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा वो आपका अराउंड 30 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हो सकता है 34 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, इनके बीच में भी कहीं लाई कर सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकती मैं, क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस and managing the time. Okay, we are almost out of the time. So guys, this is the chapter आपका जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं, डू ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद वी विल फिनिश दैट चैप्टर अपना वेव ऑप्टिक्स वाला भी, एंड देन वी विल मूव टू अपना नेक्स्ट चैप्टर। और वो चैप्टर कौन सा हम नेक्स्ट लें, प्लीज़ यू पीपल लेट मी नो कि आप सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें बता दीजिए। ठीक है, एंड अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में जिस भी किसी को वो पता है इंसिडेंट के बारे में, वो जो मैंने स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात करी है, तो कमेंट बॉक्स में आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लड़की का नाम टाइप ना करें प्लीज़। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। इसीलिए मैंने यहाँ उस लड़के का नाम नहीं लिया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर मैंने उस लड़के का नाम लिया तो फिर वो उस लड़की का नाम भी लेगा। सो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू पुट द नेम ऑफ गर्ल हियर, क्योंकि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, फिर हर कोई इसको फेसबुक पे और हर जगह सर्च करने जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अगर आप में से कोई वीडियो देखता है मेरी और उसको पता है उस चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी उस बारे में कमेंट ना करे प्लीज़। लड़के का नाम कमेंट करना है नहीं करना है वो आपका चॉइस है, लेकिन प्लीज़ लड़की का नाम कोई नहीं कमेंट करेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, सो प्लीज़ डू दिस फॉर मी गाइज। So this is it for today guys. If you like my videos then please like them, at least let me know that you are liking my videos, and share it the videos with others, and please subscribe my channel guys, and thank you so much. This is it for today guys. लेट्स एंड द वीडियो हियर, क्योंकि फिर ना अभी मैं अगर कुछ आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करवाती हूँ या नया चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आपके पास 2-3 क्लासेस का टाइम रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, करीब 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो टाइम आपके पास ज़्यादा है। आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ना है। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए, जिस भी मर्जी वीडियो के कमेंट में डालिए, लाइक इसमें डालिए या मैथ्स के में डालिए कि लाइक हम मैम नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ना चाहते हैं, तो आई विल गेट टू नो। बाकी बेस्ट तो है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दें, क्योंकि वो थोड़ा ना इजी हो जाता है एक्सेस करना, लाइक ऐप है आपके फ़ोन में है, आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के लिए क्या फिर रहता है, आपको लैपटॉप ओपन करना है, आपको दूसरे आपकी जो है लॉगिन आईडी वगैरह आपको सब लॉगिन करना पड़ेगा। सो खैर दिस इज़ द थिंग गाइज। बाकी
आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हो सकता है कल की वीडियो भी थोड़ा डिले हो जाए, और इस डिले के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। आई एम स्टक विथ सम वर्क, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है चीज़ें। ओके गाइस, सो लेट मी एंड द वीडियो हियर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ माई पॉइंट्स, हर चीज़ के बारे में, ठीक है।